निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही सारे राजनीतिक दल अलर्ट मोड में आ गए हैं। उनके प्रत्याशियों के चयन की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत जल्दी इसे चयन करना है। हमारे बीच है क्षेत्रीय महामंत्री और एटा जनपद के प्रभारी और नगर पालिका परिषद एटा के प्रभारी नागिन जी, जो कि आज यहाँ पर प्रत्याशियों की नब्ज टटोलने के लिए आए हैं और टिकट वितरण को लेकर एक भारी मंथन हो रहा है। आइए उनसे पूछते हैं किन बातों पर गौर किया जा रहा है जिससे अच्छे उम्मीदवारों का चयन हो, अच्छे उम्मीदवार निकल कर आए। आज मैं नब्ज टटोले नहीं, मैं तो ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था, उसकी एक संगोष्ठी हमने रखी थी, एक समाज, सारे समाजों को मिला करके, उसमें मैं आज यहाँ पर आया था। उसके साथ साथ कार्यकर्ता, चूंकि नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, जिला प्रभारी के नाते से, क्षेत्रीय महामंत्री के नाते से, वो सभी कार्यकर्ता जो हमारे चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से 2014 के बाद जब हमारा संगठन मजबूत हो गया तो भाजपा अंदर अंदर प्रयास कर रही है कि हमारा कार्यकर्ता ही हमारा नेता बने। तो ऐसे जो कार्यकर्ता हमारे हैं, जिनका मन है, जो चुनाव में जा सकते हैं, लड़ने सकते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता जिनका महत्वाकांक्षा है, जिनका मन है चुनाव लड़ने का, वो सब से बात करने का अवसर मुझे इस बार मिला। इस नाते से आज मेरे यहाँ नारायण जी, इस बार बीजेपी ज्यादा फोकस दे रही है नगर पालिका परिषद के चुनाव में, और कल उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग भी हुई, मुख्यमंत्री जी ने ली, उसमें मंत्रियों को लगाया गया है, आप जैसे क्षेत्रीय जो महामंत्री हैं उनको लगाया गया है। तो क्या है, क्या नगर पालिका चुनाव के साथ साथ 2024 का जो मिशन है लोकसभा चुनाव का, उसको भी साधने की साथ साथ कोशिश चल रही है, इसीलिए इतना फोकस कर रही है? नहीं, वो कई बार क्या होता है कि जब हम पॉलिटिकल दृष्टि से देखते हैं तो इस तरह की चीज़ें लगती हैं। हम लगातार देखिए, हमारा सामर्थ्य, क्योंकि कार्यकर्ता नीचे तक, बूथ तक बढ़ता जा रहा है, बूथ की समिति तक हम लगभग 100% पहुँच गए हैं। बूथ की समिति के बाद पन्ना प्रमुख हमने बनाना शुरू कर दिए हैं। तो जब कार्यकर्ताओं का इतना सामर्थ्य है तो कार्यकर्ता की ताकत ज़्यादा लगती है, तो हर आने वाले चुनाव में हम और ज़्यादा सामर्थ्यशाली हो जाते हैं और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो उतनी सामर्थ्य के साथ और लगते हैं, तो लगता ऐसे है कि इस बार हम और ज़्यादा चुनौती है। लेकिन हाँ, हमारे आगे हर चुनाव एक चुनौती की तरह है। हमको हर चुनाव को बहुत गंभीरता से हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारा कार्यकर्ता लेता है। हर चुनाव हमको जीतना है। यानी कि आपका कहना है कि साथ साथ जो 2024 का चुनाव है वो भी, उसकी तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। हम 5 वर्ष तैयारी में ही रहता है हमारा कार्यकर्ता, 5 वर्ष 12 महीने। एक आपने देखा होगा मेमेंसीज या जो रेस्टोरेंट रहते हैं वहाँ पर लिखा रहता है 24/7। वो 24/7 आजकल भारतीय जनता पार्टी का हो गई है, और हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे इस काम में 12 महीने लगा रहता है और लगातार सक्रिय रहता है। इसलिए 24 हो, 22 हो, जो भी हो, हमें लगातार चुनाव जीतते रहना है, क्योंकि जो 60 साल के, 70 साल के जो छूटे हुए काम थे, उनको बहुत जल्दी हमको है काम पूरा करने की। और भारत के पास और नए भारत के सपनों के पास अब समय नहीं है इंतजार करने का। तो बहुत तेजी से हमको विकसित भारत बनाना है, अपने सपनों का भारत बनाना है, और साथ साथ करना है दुनिया के अंदर अपना विकास और अपने समाज के अंदर अपना विकास, दोनों तरफ हमको जाना है। यानी कि दोनों साइड से हमको विकास करना है। इसके लिए भाजपा 24 घंटे तैयार है। 2024 के चुनाव के लिए हम संदिग्ध हैं और इस चुनाव के लिए हम संदिग्ध हैं। सिकंदर जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें कि शिवपाल यादव जी ने अभी एक बयान दिया था कि जब समाजवादी पार्टी आएगी तभी रामराज आएगा। यानी जो एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगते थे कि राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई है, और जिसके ऊपर आरोप लगते थे कि ये जो है, तो वो अब राम का नाम ले रही है। तो ये क्या है, सत्ता की ललक है, सत्ता की भूख है, या राम के चुनाव नाम पर जो चुनावी बैतरणी पार करने की कोई टैक्टिस है? नहीं, यही राम राज्य है कि विरोधी भी राम का नाम लेने लगे, यही राम राज्य है। शिवपाल जी भी भगवान राम का नाम लेने लगे। उन जिन लोगों ने कहा था कि चिड़िया पर नहीं मारे, जिन्होंने कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों को गोली चलवाई थी, और उसके बाद गर्व के साथ सभाओं में कहा करते थे हाँ हमने मरवा दिए, आज वो उनके भाई, वो लोग ये कह रहे हैं कि राम राज्य हमारे से आएगा, वो राम का नाम लेने लगे। यही हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। धीरे धीरे वो राम के दर्शन भी करेंगे, राम मंदिर की प्रशंसा भी करेंगे। और जो लोग, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा था कि राम काल्पनिक किरदार थे, जिन्होंने राम सेतु को तोड़वाने का षड्यंत्र किया था, वो सब आज राम का नाम लेकर के, भगवा पहन करके, रुद्राक्ष पहन करके, टीके करके, जनेऊ कोट के ऊपर पहन करके काम कर रहे हैं। यही राम राज्य का दृश्य है कि भगवान को, आस्था को, इस देश की चिट्ठी को स्वीकार करने का काम ये लोग करने लगे। ये शुरुआत है, देखिएगा राम दंडवती करेंगे अयोध्या में जाकर। नागिन जी, एक अहम मुद्दा ये है कि एक नारा पहले गूंजा था
मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वही नारा आज स्वामी प्रसाद मौर्य दोबारा दोहरा रहे हैं और जो दलित और बैकवर्ड का कॉम्बिनेशन है उसको लेकर समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उतरना चाहती है। तो कैसे लेते हैं ये नारा दोबारा समीचीन हो गया है? अभी क्या है कि आपका प्रश्न बहुत ही निकला हुआ प्यारा प्रश्न है समाज के लिए, भविष्य के लिए, कि अब जो विपक्ष के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी चित्ती के अंदर ये चीज बैठ गई है कि विकास के नाम पर आप भाजपा या मोदी को चुनौती नहीं दे सकते, आप कर्म के नाम पर भाजपा या उसकी पार्टी को, मोदी को चुनौती नहीं दे सकते, आप करप्शन के नाम पर हमको और हमारी पार्टी को चुनौती नहीं दे सकते, आप विकास की धारा नीचे तक बढ़ी है, सरकारी योजनाएं बढ़ी हैं, उनके नाम पर आप चुनौती नहीं दे सकते। तो भाजपा को कैसे चुनौती दें? विपक्ष धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, धीरे धीरे अपनी विचारधाराओं को समाप्त करता जा रहा है। आज विपक्ष के किसी भी दल के पास उसकी विचारधारा नहीं है, एक ही विचारधारा है कि भाजपा का विरोध, मोदी का विरोध। तुम किस विचारधारा से काम कर रहे हो तो ऐसे लगता है उनका जीवन का लक्ष्य है मोदी को हराना, भाजपा को हराना, अपनी विचारधारा को फैलाना नहीं है। तो इसके नाते से वो हमको ये चुनौती इस तरह की देने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह सब इतने के बाद भी, इसके बाद भाजपा उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करती है। वो सब इन कामों को करने के बाद भी, यानी कि अब उनके पास केवल एक बच्चा है कि किसी तरह से इस एकजुटता को, समाज की एकजुटता को, राष्ट्र की एकजुटता को, जिन्होंने 60 साल तक समाज के अंदर जातिवाद का जहर भरा, धर्मवाद का जहर भरा और भाई भाई को लड़ाने का काम किया कि तुम्हारा ये नेता, तुम्हारा ये नेता, तुम्हारा समाज ये, तुम्हारा समाज ये, वो जो काम किया उन्होंने 60-70 साल तक, मोदी जी ने 2009 के अंदर, 2014 के बाद इन 9 सालों के अंदर वो खाई कम करने का काम किया। हमारी कोई सरकारी योजना ऐसी नहीं थी जिसने विभेद किया हो, कि जाति के नाम पर विभेद किया हो, धर्म के नाम पर विभेद किया हो। हमारा कोई प्रधानमंत्री आवास, हमारा कोई शौचालय, हमारा कोई उज्ज्वला योजना, हमारी कोई सौभाग्य योजना, हमारा कोई किसान निधि, किसान सम्मान निधि हमारी ऐसी नहीं थी जो यह देख करके गई हो, चेहरा देख कर गई ये समाज का है, वो समाज का, हर समाज के व्यक्ति को समान रूप से दिया गया। तो ये जो समाज का एकीकरण हुआ है, इसके बाद विपक्ष को लगता है कि भाजपा को हराने का केवल एक तरीका है, समाज के अंदर दोबारा से विखंडन किया जाए, जातिवादिता का जहर घोला जाए, और वह करने का काम, ये षड्यंत्र करने का काम ये लोग पार्टियां कर रही हैं। ये इनकी अंतिम लड़ाई है और इनकी अंतिम आशा यही है कि समाज टूटेगा तो हमको लाभ मिलेगा। लेकिन समाज समझ चुका है, समाज, अगर यही स्वामी प्रसाद ओबीसी के नेता थे तो विधायक का चुनाव नहीं हारते, कम से कम उत्तर प्रदेश के अगर ये इतने बड़े नेता थे तो अपनी विधानसभा का चुनाव नहीं हारते। आज इनको जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है, इनकी पार्टी को असर कर दिया है, जातिवाद का अस्वीकार कर दिया है। अब ये अपना अंतिम दाव यही खेल रहे हैं कि कैसे समाज टूट जाए, कैसे ही ये जातियों का विखंडन हो जाए और हमको उस जाति के नाम पर वोट मिल जाए। इस चीज को भी, ये पुराने फार्मूले जो 30-40 साल पहले समाज में चला करते थे, वो जो आपने कहा नारा दिया था मुलायम सिंह, उस बात को भी 30-35 साल हो गए। अब समाज उससे बहुत आगे जा चुका है, समाज एकजुट होने का लाभ देख चुका है, समाज 370 हटने का लाभ देख चुका है, समाज राम मंदिर बनता हुआ देख चुका है, समाज देख चुका है कि किस प्रकार से भारत का वैभव सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है, समाज देख चुका है कि यूक्रेन युद्ध के अंदर, रूस के युद्ध के अंदर कैसे पाकिस्तानी छात्रों ने भी तिरंगा झंडा निकाल करके अपनी जान बचाई थी। ये सम्मान के जो काम है इसको समाज देख चुका है। इसलिए सामाजिक एकजुटता को तोड़ने का कोई षड्यंत्र पूरा नहीं हो सकता। इनकी आखिरी उम्मीद है, इसको भी इन्हें कर लेने दीजिए। 24 में इसका भी जवाब देंगे एकजुट होकर के, भारत के साथ, मोदी के साथ, भाजपा के साथ। ये समाज, ये देश खड़ा है, इसको तोड़ने का इनका षड्यंत्र विफल होगा। नहीं, एक आखिरी सवाल ये है कि आजकल अखिलेश यादव दलित वोटरों के पीछे पड़े हैं। अभी रायबरेली में माननीय काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया, वहां से मुद्दा शुरू हुआ, और बीजेपी भी कहीं न कहीं दलित वोटरों पर डोरे डाल रही है। हम देख रहे हैं महात्मा फुले की जयंती आप आज पूरी धूमधाम से मना रहे हैं, पहले इतनी धूमधाम से कहीं नहीं मनाई गई। तो क्या बसपा के कमजोर होने के बाद दलित वोटों की रस्साकसी दोनों पार्टियों में मची हुई है इस चुनाव को लेकर? नहीं, रस्साकसी तो जैसी नहीं कह सकते, रस्साकसी नहीं हो सकती। समाजों के अंदर स्वतः एक स्फूर्ति होती है कि उनको कहाँ निर्णय लेना है। बसपा अपने कर्मों से, न मेरी योग्यता से, अपने कर्मों से बसपा ने स्वयं को कमजोर किया, एक जाति की व्यवस्था बनाकर। मुलायम सिंह जो थे, समाजवाद का नाम लेकर के, चौधरी चरण सिंह के शिष्य बन करके जो समाजवाद का नेतृत्व उन्होंने किया था, उसको छोड़ करके वो भी एक जाति के नेता बन गए।
बहन मायावती भी एक जाति की नेता बनी और जब तक जातीयता समाज ने स्वीकार की उनको चलाया। आज वहां विखंडन हो गया, आज विकास का काम शुरू हो गया तो उनकी जातीयता टूटती चली जा रही है। वो अब प्रयास कर रहे हैं अम्बेडकर जी को, लेकिन वो तब ये समाज ये कैसे भूल जाएगा, गेस्ट हाउस कांड आपने किया, ये समाज कैसे भूल जाएगा कि मायावती के लिए आपने क्या क्या कमेंट किए, ये समाज कैसे भूल जाएगा कि आपने कितने 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 आपने इन समाजों के लिए भाषण दिए मंचों से, किस किस तरह की भाषा का उपयोग किया है। ये समाज कैसे भूल जाएगा आपने किस प्रकार की अपने शासन के अंदर उन समाजों के, दलितों के प्रति किस प्रकार की गुंडागर्दी करने का काम किया था। हमने जब से हम आए हैं तब से, चाहे वो रामनाथ कोविंद सत्ता में आने के बाद, क्योंकि हमारा सामर्थ्य था राष्ट्रपति बनाने का, तो राष्ट्रपति हमने रामनाथ कोविंद जी को बना दिया। हमारा सामर्थ्य था तो हमने एक आदिवासी महिला को, द्रौपदी मुर्मू को भारत का माननीय राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं इनको हमने सत्ता में आने के बाद जोड़ा है। ये हमसे 30-30 साल से हमारे कार्यकर्ता थे, ये तब भी दलित थे, तब भी ये आदिवासी थे। तो हमने कार्यकर्ताओं को सत्ता शुरू से, दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उसी समाज से आते हैं। तो आज के नहीं, हम 30-40 साल से उन समाजों के अंदर काम कर रहे थे। धीरे धीरे जब हमको मौका मिला सत्ता में आने, हमने उनको और ज्यादा ऊपर निकालने का काम किया। हमारी सारी योजनाएं मोदी जी की 2014 में तो मायावती मजबूत थी, यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। 2014 में भी हमारी जो सरकारी योजनाएं बनी, उस किसी योजना के अंदर हमारे किसी दलित को, किसी भाई को, बहन को, उसको वांछित, वो अपेक्षित नहीं किया गया, उपेक्षित नहीं किया गया। और एक एक लाभ, एक एक योजना का लाभ ये देखे बिना कि हमारे कार्यकर्ता तक हमसे कहते थे भाई साहब इन समाजों में वोट कम मिलता है, वोट कम मिले लेकिन ये हमारे समाज का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है। हमारे सामाजिक सुदृढ़ता तब होगी जब हर भारतीय के पास पक्का मकान होगा, पीने का जल होगा, गैस का सिलेंडर होगा, घर के अंदर लाइट होगी। वह काम करने के लिए हमने किसी की जाति, किसी का समाज, किसी का धर्म नहीं देखा, एक समान रूप से गरीबों तक हम उन योजना को पहुंचाने का काम किया। उसका परिणाम अब ये आने लगा है कि उनको लगा कि भाई हम इनको वोट नहीं देते, तब भी इन्होंने हमारे यहाँ ये काम किया है। आज उसके प्रकार का से आज वो मोदी को और भाजपा को पसंद कर रहे हैं और स्वतः वो हमको पसंद करके हमारी तरफ मुड़ रहे हैं। ये एक स्वतः प्रक्रिया है जिसमें उनका जागरण हो रहा है, इसलिए हम कोई गुस्सा किसी करने का नहीं। हम कह रहे हैं ये हर जगह अम्बेडकर की मूर्ति बनाए, हम तो इसमें उनकी प्रशंसा करेंगे। उनका हेतु कुछ हो, वो वोट लेने के लगे, हम कह रहे हैं वो अम्बेडकर की पूजा शुरू करें, हम तो करते चले आए। हमारे कार्यालयों में तो 30-40 साल से 50 साल से, अगर 19 जनसंघ के समय के कार्यालय में चले जाएंगे तो वहां भी अम्बेडकर जी का चित्र न मिलेगा। तो अगर अखिलेश जी उसको कर रहे हैं तो एक महापुरुष की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी, उनका हेतु कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाजपा हेतु के साथ कोई काम नहीं करती, भाजपा लक्ष्य के साथ और अपने विचार के साथ काम कर रही है। इसलिए हम वो समाज स्वतः स्फूर्ति से भाजपा की ओर तेजी से मुड़ रहा है। और उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण था 2022 का चुनाव, जिसमें हमको उस समाज का बहुत सारा वोट, अपेक्षा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में मिला। नरेंद्र जी, बीजेपी आजकल मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों का सम्मेलन करा रही है, अलग अलग विधानसभा और सम्मेलन प्रस्तावित की गए हैं, तो क्या मुस्लिम समाज का वोट आप लोग ले पाएंगे? तो हमने उन नीतियों में तो कोई भेद किया नहीं, लेकिन उसके बाद भी विपक्षी दल हम पर ऐसा आरोप लगाते रहते थे। धीरे धीरे जब हम चारों तरफ हमारे समाज में हमारे सामर्थ्य बढ़ाए, तो हम उस समाज में, हर समाज में जाने का प्रयास, पूरे देश में समाज जाने का प्रयास जब हम कर रहे हैं, तो उसमें वो वर्ग भी आता है जहां हम जाकर के उसको ये बता सकें कि भाजपा की नीतियों में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। भाजपा का धर्म है केवल विकास, भाजपा का धर्म है या मोदी का धर्म है भारत माता की परम वैभव पर पहुंचाना। उसके लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है, इसलिए सब समाजों में जाने का काम हम पहले से ही करते रहे। सिकंदर बख्श जी हमारे, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में, तो 3 महामंत्रियों में से एक महामंत्री हमारा मुस्लिम समाज का था, उनका नाम था सिकंदर बख्श। तो ऐसा नहीं है कि आज हम उस तरफ जा रहे हैं, हमने तब भी राष्ट्रीय महामंत्री अपना मुल्क समझा। तो धीरे धीरे लेकिन हाँ, हमारे समाज के, हमारी पार्टी के अंदर प्रीतिकात्मक, केवल दिखने के लिए मुस्लिम नेता न हो, उस समाज का नेतृत्व हमारे पास है। हमने ऐसा फील किया कि हमारे पास मुस्लिम नेतृत्व है, लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर हमारा नेतृत्व उतना ज्यादा नहीं। तो अगला प्रयास हमारा ये है कि हम उस समाज में भी जाकर के उनसे आग्रह करें कि एक बार हमारे नजदीक आइए और ज्यादा सक्रिय होइए, क्योंकि हमारे काम में, हमारी नीतियों में कोई इसी प्रकार का विभेद नहीं है। तो वो प्रयास हो रहा है, सतत प्रक्रिया, क्योंकि अब संगठन बड़ा हो गया तो हम ज्यादा सामर्थ्य के साथ जा रहे हैं तो दिखाई देता है। लेकिन ये काम मैंने आपसे कहा, 1980 में भी हमारा राष्ट्रीय महामंत्री एक मुस्लिम समाज से था। तो हमारा शुरू से वो जो विचार था उसी पर हम चल करके उस समाज में भी अपनी पैठ बना के, हर समाज में हमें जाना है,
हर नागरिक तक हमको जाना है, तो उस नागरिक का जब नाम लेते हैं, समाज का नाम लेते हैं, तो उसमें मुस्लिम समाज भी आता है, वहां तक जाने का हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे बीच नागरिक चक्रवर्ती, जो कि क्षेत्रीय महामंत्री हैं और एटा जनपद के प्रभारी हैं, एटा नगर पालिका परिषद के भी प्रभारी हैं। उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से बताया कि बीजेपी सब समाज को जोड़ने का काम कर रही है, और ये भी बताया कि निकाय चुनाव में तो जीत सुनिश्चित है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और उसके हित को साधने का भी प्रयास चल रहा है। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।